एक तरफ सनी और प्रखर विराज के मजे ले रहे थे, तो दूसरी तरफ जानवी शॉपिंग पर शॉपिंग किए जा रही थी। विराज के लाख कहने के बाद भी जानवी का शॉपिंग का सिलसिला बंद नहीं हुआ था। विराज को काफी बोर होने लगा था और उसे जल्दी से जल्दी इस मॉल से बाहर निकलना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि औरत की बात में एक अलग ही नशा होता है। जानवी, बस बेबी अभी चलते हैं, बस चलते हैं, बस हो गया, कहती रही और शॉपिंग करती रही। फाइनली जब जानवी की शॉपिंग खत्म हुई और जब वो सभी लोग मॉल से बाहर आए, तो आसमान को काले बादलों ने घेर रखा था। विराज ने तुरंत ही समय पर अपनी नजर दौड़ाई। अभी 6:30 ही बजे थे और डिनर पार्टी में 1.5 घंटे का समय था। लेकिन चूंकि आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बरसात कभी भी हो सकती थी, ऐसे में मुंबई का ट्रैफिक बढ़ना तय था। विराज ने तय किया कि वो अभी ही गोरेगांव की तरफ निकलेंगे और इसी के साथ सभी लोग द फर्न गोरेगांव की तरफ रवाना हो गए थे। अगर उमेश बेनीवाल विराज को टारगेट कर रहा था तो उसे करने दो। अगर वो विराज को टारगेट करने से चूक भी जाता है तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर सच्ची में उमेश बेनीवाल को विराज से असली दोस्ती करनी है और अगर विराज बिना जाने ही उससे रिश्ता खराब कर ले, तो इसमें विराज का ना तो फायदा था और ना ही नुकसान। लेकिन अगर उमेश बेनीवाल सच्चा है तो उसकी दोस्ती विराज के बहुत काम आ सकती थी। अच्छी बात यह थी कि बारिश शुरू नहीं हुई और इसी के साथ मुंबई की सड़कों पर जाम नहीं लगा था। करीब 7:30 बजे ही विराज की एसयूवी द फर्न गोरेगांव में एंट्री ले चुकी थी। स्ट्रेंज, आज इतना सन्नाटा क्यों है? विराज ने मनी मन कहा। हालांकि होटल के बाहर कुछ गेस्ट नजर आ रहे थे, लेकिन आमतौर पे ये होटल पूरा भरा हुआ रहता है। लेकिन आज काफी कम गेस्ट थे। जैसे जैसे विराज होटल के रेस्टोरेंट और बार की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसे कुछ अजीब फीलिंग आ रही थी। हालांकि होटल पूरा खाली नहीं था। बार में कुछ लोग बैठकर मजे कर रहे थे, रेस्टोरेंट में कुछ फैमिलीज बैठी थी। लेकिन जिस होटल में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, आज वो होटल एकदम खाली था। क्या ये सब उमेश बेनीवाल ने किया है? एक पल के लिए विराज ने सोचा, लेकिन तुरंत ही उस ख्याल को विराज ने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि विराज काफी पजल नजर आ रहा था, लेकिन उसके मन में डर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि उसके 4 बॉडीगार्ड्स एक परछाई की तरह हमेशा उसके साथ हैं। विराज और उसकी पलटन सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी जहां पर उमेश बेनीवाल ने डिनर पार्टी का इंतजाम किया था। जैसे ही विराज ने उस कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि उमेश बेनीवाल पहले से ही उस कमरे में मौजूद था और उन लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। तुम लोग आ गए? जैसे ही उमेश ने देखा कि विराज और उसकी पलटन सज धज कर पहुंच गई है, तो वो तुरंत ही सोफे से उठा और मुस्कुराते हुए सभी को ग्रीट करने लगा था। उमेश भाई, आज इस होटल में कस्टमर्स ना के बराबर हैं। इज समथिंग रॉन्ग? विराज ने तुरंत ही उमेश बेनीवाल से सवाल किया। विराज का सवाल सुनते ही उमेश के चेहरे पर सरप्राइज्ड वाला लुक आ गया था। साथ ही साथ चिंता की एक चमक भी उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। लेकिन उस चिंता को उमेश ने अपने चेहरे पर टिकने नहीं दिया और तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए बोला, मुझे भी नहीं पता, छोड़ो ना विराज भाई, अपने को इससे क्या, अपन तो आराम से खाएंगे और पिएंगे। अच्छा ये होटल में शोर भी कम होगा। प्रखर ने भी विराज के कंधे पर हाथ रखा और अपना मुंह खोलते हुए बोला, उमेश सही कह रहा है विराज भाई, तो इतना सस्पिशियस क्यों हो रहा है? व्हाट्स रॉन्ग विद इट? अच्छा ही है, कम लोग होंगे तो सर्विस तो अच्छी मिलेगी। विराज ने भी भीनी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। प्रखर बड़ा शियाना बन रहा था, क्योंकि आज वो अकेला था। अगर अभी उसके साथ युविका होती तो शायद उसका ये मिजाज देखने को नहीं मिलता। लेकिन विराज के साथ जानवी थी और उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ विराज की थी, इसीलिए उसकी टेंशन तो बनती ही थी। अरे यार, फॉर्मेलिटी क्या कर रहे हो? हम सब दोस्त हैं, आराम से बैठो यार, उमेश बेनीवाल ने मुस्कुराते हुए कहा। जानवी, सनी और प्रखर तीनों के तीनों विराज को घूर रहे थे, क्योंकि एक वही था जिसने कहा था कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर ऐसा वैसा कुछ भी हुआ तो वो तीनों विराज के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। एक विराज ही था जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। विराज ने भी अपनी गर्दन हिलाई और सभी को संकेत दिया कि वो आराम से बैठ सकते हैं। विराज को लगा कि अगर उमेश बेनीवाल डिनर पार्टी का फायदा उठाते हुए कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो भी वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है,
विराज के बॉडीगार्ड्स। इसीलिए विराज की थोड़ी टेंशन कम हो गई थी और उसने सभी को बैठने के लिए कह दिया था। जब उमेश बेनीवाल ने देखा कि सभी लोग बैठ गए हैं, तो उसने तुरंत ही वेटर को डिशेस लाने का सिग्नल दिया। 2 मिनट के अंदर अंदर डिशेस आ भी गई थी और डिशेस के साथ रेड वाइन की बोतल और विस्की की बोतल भी आ गई थी। जानवी, लिमिट में पीना, और तुम दोनों होश संभाल कर, ज्यादा पीने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही प्रखर के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। प्रखर के चेहरे को विराज ने तुरंत ही पढ़ लिया था और प्रखर का मजाक बनाते हुए बोला, अपने पास क्या दारू की कमी है क्या? फोकट की मिल रही है तो तेरे मुंह से लार टपक रही है। कोई अमृत है क्या जो तुझे बुरा लग रहा है? और इसी के साथ जानवी और सनी मन ही मन हंसने लगे थे और साथ ही साथ उस हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। विराज ने सभी को शराब कम पीने का रिमाइंडर इसलिए दिया क्योंकि बाय चांस अगर कुछ गड़बड़ हुई और अगर वो सब सोबर रहेंगे तो प्रॉब्लम से निपटने में आसानी होगी, लेकिन वहीं अगर सब पीकर टाइट हो गए तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में काफी मुश्किल हो सकती थी। विराज की बात सुनकर सनी, जानवी और प्रखर तीनों ने ही अपनी गर्दन हिला दी थी। जल्दी खाने और पीने का सिलसिला शुरू हुआ। उमेश बेनीवाल बात करते करते पी भी रहा था, खा भी रहा था और हंस भी रहा था। उसके बर्ताव में फॉर्मेलिटी दिख ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो विराज और उसकी पलटन को काफी लंबे समय से जानता हो या फिर वो सभी उसके एकदम क्लोज फ्रेंड्स बन गए हों। उमेश बेनीवाल की बात सुनकर और उसकी हॉस्पिटैलिटी को महसूस करते हुए विराज को भी लगने लगा कि वो भी अपने भाई जैसा ही है। हालांकि अंत में उसकी लोमड़ी की पूंछ बाहर निकलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। जब प्रखर ने देखा कि खाना भी लगभग पूरा हो गया है और वाइन और विस्की भी लगभग खत्म हो गई है, तो तुरंत ही उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, सनी, भाई विराज, वी आर फुल नाउ। रात काफी हो गई है, मुझे लगता है कि अब अपने को यहाँ से चलना चाहिए। प्रखर की बात सुनते ही उमेश बेनीवाल ने तुरंत ही मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, जाने की इतनी भी क्या जल्दी है? क्यों ना थोड़ी देर और बैठते हैं, थोड़ा और पीते हैं। आज अपनी दोस्ती की पहली मुलाकात है, उसे और यादगार बनाते हैं। विराज ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, उमेश भाई, बहुत लेट हो गया है, अगली बार पक्का लेट तक बैठेंगे और अगली बार पार्टी मेरी तरफ से होगी। थैंक यू फॉर टुनाइट। ये बोलते हुए विराज ने तुरंत ही जानवी को सिग्नल दिया कि वो उठ जाए। प्रखर और सनी भी अपनी जगह से उठ चुके थे। अब चूंकि विराज ने जाने का मन बना लिया था, तो अब उमेश इसमें क्या ही कर सकता था। विराज की बात सुनकर उसने तुरंत ही अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कान आ गई थी। अगर उसकी मुस्कान पर गौर किया जाए तो वो एक ठंडी मुस्कान थी, लेकिन विराज को उमेश के रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा था। तुरंत ही विराज ने जानवी का हाथ पकड़ा और सनी और प्रखर के साथ उस कमरे से बाहर जाने लगा। हालांकि जैसे ही विराज और उसकी पलटन दरवाजे तक पहुंची, वैसे ही दरवाजा खुला और काले कपड़े पहने कुछ लोग, जो शक्ल से प्रोफेशनल फाइटर्स लग रहे थे, उन्होंने कमरे में एंट्री ली। कुछ के हाथ और पैर पर टैटू भी बने हुए थे। जैसे जैसे वो कमरे में दाखिल होते गए, वैसे वैसे विराज और उसकी पलटन एक एक स्टेप पीछे लेते हुए वापस उसी जगह पर पहुंच गए थे जहां उन्होंने बैठकर खाना खाया था। इस नजारे को देखकर उमेश बेनीवाल जोर जोर से हंसते हुए बोला, खाना भी खत्म हो गया और वाइन और विस्की भी खत्म हो गई है। व्हाट्स रॉन्ग, राइट? अरे भाई, तुम लोग बिना किसी डिस्कशन के कैसे जा सकते हो? जब विराज और उसकी पलटन ने उमेश बेनीवाल के मुंह से वो शब्द सुने और जब उन्होंने देखा कि इस पूरे होटल पर उमेश बेनीवाल का राज है, तो विराज एक पल के लिए स्टन रह गया था। अगर अभी भी विराज और उसकी पलटन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, तो इसका मतलब ये तय था कि उन्होंने उमेश बेनीवाल की इंटेलिजेंस को हल्के में आंक लिया है। इस कहानी की शुरुआत से लेकर अभी तक विराज ने कई दुश्मनों का सामना किया था, लेकिन ऐसा पहली बार था जब विराज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। दरवाजे के बाहर उसे फाइटिंग की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मन ही मन बस विराज यही सोच रहा था कि उसके बॉडीगार्ड्स कहाँ रह गए हैं।
शायद उमेश बेनीवाल ने विराज के मन को पढ़ लिया था, इसीलिए जले पर नमक छिड़कते हुए उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज जिंदल, मुझे पता है कि तुम्हारे पास 4 बॉडीगार्ड्स हैं जो फाइटिंग में बहुत लाजवाब है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या वो फिर कभी फाइट कर पाएंगे? क्या वो मेरे 200 बॉडीगार्ड से लड़ सकते हैं जिन्हें मैंने करोड़ों रुपए में हायर किया है? जैसे ही विराज ने उमेश बेनीवाल की बात सुनी, उसे समझ आ गया था कि कमरे के बाहर जो लड़ाई चल रही थी वो उसके बॉडीगार्ड्स और उमेश के बॉडीगार्ड्स के बीच चल रही थी। विराज ने उदास मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। विराज को अपने 4 बॉडीगार्ड्स पर गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि इस बार विराज का पाला एक ऐसे इंसान से पड़ा जिसके पास 200 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स थे। उमेश, हमारी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर तू ये सब हमारे साथ क्यों कर रहा है? प्रखर का गुस्सा बहुत ही तेज था। उसने एक जोरदार मुक्का टेबल पर मारते हुए कहा। प्रखर की बात सुनकर उमेश बेनीवाल को एक बार फिर से हंसी आ गई थी। हंसते हंसते उसने अपना मुंह खोला। दुश्मनी? हाँ, सही कहा, हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैंने किसी से बहुत सारा पैसा लिया है जिससे मैं उसे मुसीबत से बाहर निकाल सकूं। किसी ने मेरे ऊपर बहुत सारे पैसों का खर्चा किया है जिससे मैं तुम सभी को सबक सिखा सकूं और ह्यूमिलिएट कर सकूं। अगर तुम लोगों को किसी को दोष देना ही है तो तुम अपने आप को दोष दो, क्योंकि तुमने उस इंसान को ऑफेंड किया है जिसे तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। उमेश बेनीवाल की बात सुनकर विराज का दिल दहल उठा था। उसे सनी की वो बात याद आई जो उसने उमेश को लेकर कही थी। विराज ने उमेश को वाकई में बहुत हल्के में ले लिया था, और सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी कि विराज अपने साथ जानवी को भी लेकर आ गया था। अगर इस सिचुएशन में विराज के साथ सिर्फ सनी और प्रखर होते तो विराज को ज्यादा टेंशन नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा उन दोनों को फिजिकल पेन सहना पड़ता। लेकिन अब चूंकि जानवी भी विराज के साथ थी, इसीलिए उमेश आसानी से विराज को मोहरा बना सकता था। जैसा विराज ने सोचा ठीक वैसा ही हुआ। उमेश बेनीवाल की नजर सीधा जानवी पर गई और उसने अपना गंदा मुंह खोलते हुए कहा, अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो खुशी खुशी जा सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जिस लड़की को तुम अपने साथ लेकर आए हो उसे तुम्हें मेरे लिए छोड़ना होगा। अपनी मौत को बुलावा मत दे बेनीवाल। ना जाने विराज में इतनी ताकत और इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया, लेकिन कहीं से भी आया हो, विराज ने हार नहीं मानी और तुरंत ही उमेश बेनीवाल को जवाब दे डाला था। इसका मतलब तय था कि विराज इतनी आसानी से घुटने टेकने वालों में से नहीं था, और विराज की बात सुनकर उमेश बेनीवाल भी गुस्से में पागल हो गया था। उमेश बेनीवाल अब क्या करने वाला था? जानवी के साथ क्या होगा? क्या विराज और उसकी पलटन जानवी की हिफाजत कर पाएगी, या फिर विराज की दुश्मनी का कर्ज जानवी को चुकाना पड़ेगा? क्या विराज और उसकी पलटन को कोई बचाने आएगा? क्या विराज और उसकी पलटन उमेश बेनीवाल के कब्जे से निकल पाएंगे? क्या विराज लंबे समय के बाद अपने कुबेर के सिस्टम की मदद लेगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।